ये सोचकर सुमित्रा अपने आंसू बहने से नहीं रोक सकी। स्वामी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सेनापति राठौर, जो पहले से ही बेहद परेशान थे, सुमित्रा के आंसू देखकर और भी अधिक क्रोधित हो गए। तुम दिन भर सिर्फ रोती रहती हो, रोने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है? सुमित्रा कांप उठी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसके दिल की गहराई से एक अवर्णनीय दुख फैल रहा था। ये देखकर समर राठौर आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, चूंकि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो क्यों न गरिमा के साथ विवाह में शामिल हुआ जाए। आखिरकार आप एक महान सेनापति हैं, हमारे सामने आकर कुछ भी कहने की हिम्मत किस में है? भले ही महामंत्री ली चेंगगन हमसे कटाक्ष भरी बातें कहें, हम उन्हें बस नज़रअंदाज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि महामंत्री ली इस विषय पर बार बार हमसे बात नहीं करेंगे। सेनापति राठौर के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए और उन्होंने समर राठौर को सराहना की दृष्टि से देखा। परिवार के सभी सदस्यों में से केवल समर राठौर ही उसकी चिंताओं को वास्तव में दूर कर सकता था। जहां तक सुमित्रा और काव्या राठौर की बात है, यदि वे उनके लिए कोई परेशानी खड़ी न करें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। शुभ समय आ चुका था और अवंतिका राठौर दासियों और सेवकों से घिरी चिंजुआंग वाटिका से बाहर निकली। जैसे ही वह वाटिका से बाहर निकली, उसने लाल कपड़ों में सजे वीर और असाधारण लोगों के उस समूह को देखा। देवव्रत, जो चमकीले लाल विवाह के जोड़े में सजे थे, एक बेहतरीन घोड़े पर शाही अंदाज में बैठे थे। उनका पहले से ही सुंदर चेहरा अब एक मुस्कान से खिल उठा था, जो सूर्य की तरह प्रकाश और गर्माहट बिखेर रहा था और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उस पल अवंतिका राठौर थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई, जैसे कि उसका प्रियतम उसे लेने आया हो, और खुशी, हंसी मजाक के साथ हवा में घुल गई। देवव्रत ने भी अवंतिका राठौर को विस्मय से निहारा। उसने पहले कल्पना की थी कि वह दुल्हन के श्रृंगार में बिल्कुल शानदार दिखेगी, लेकिन आज उसने जो देखा वह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसके सामान्य रूप की तुलना में वह अपनी शुद्ध और सुरुचिपूर्ण आकर्षण के कुछ अंश खो चुकी थी, लेकिन उसने एक अधिक आकर्षक और मोहक गुणवत्ता प्राप्त कर ली थी, जो अपनी हर मुस्कान और हर भाव से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसकी दुल्हन कैसी दिखेगी। उस पल उसे लगा कि उसकी दुल्हन को ठीक ऐसा ही दिखना चाहिए। उनकी नज़रें मिली, वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गए। पटाखों और शुभकामनाओं के बीच अवंतिका राठौर पालकी में सवार हुई और समूह धीरे धीरे राजकुमार चंद्र के निवास की ओर बढ़ चला। राजकुमार चंद्र का निवास पहले से ही चहल पहल से भरा था, क्योंकि कई मेहमान पहुंच चुके थे और आने वाले विवाह के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि राजकुमार चंद्र ने सगाई की तारीख तय करने में पहल की थी। ऐसा लगता है कि राजकुमार चंद्र अवंतिका राठौर से विवाह करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, इतनी सुंदर स्त्री, भला उससे शादी कौन नहीं करना चाहेगा? क्या आपने नहीं देखा कि युवराज अवंतिका राठौर के लिए किस कदर दीवाने हैं? शश, किसी को ये सुनने न दें, किसी ने जल्दी से कहा। आज के बाद से अवंतिका राठौर राजकुमार चंद्र की युवरागी होगी। युवराज विक्रम सिंह और अवंतिका राठौर के बीच के मामले को उठाना एक बड़ा अपराध होगा। बोलने वाले को स्पष्ट रूप से पता था कि उसने गलत कह दिया है, और एक सूखी हंसी के साथ उसने अपनी बात जारी रखी। क्या आपको लगता है कि सेनापति निवास के लोग आ जाएंगे? राजकुमार चंद्र और अवंतिका राठौर के कार्यों से पता चलता है कि वे उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सम्राट विवाह में उपस्थित रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि सेनापति राठौर सम्राट की अवज्ञा करने की हिम्मत करेंगे, इसलिए वे निश्चित रूप से आएंगे। अवंतिका राठौर ने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। आखिरकार सेनापति राठौर उसके पिता हैं। मेरी राय में अवंतिका राठौर बदले के लिए आई है। हर कोई बहुत अच्छी तरह जानता है कि सेनापति निवास ने पहले अवंतिका राठौर के साथ कैसा व्यवहार किया था। मेहमानों के चेहरे पर तरह तरह के भाव थे। यह विवाह शायद शाही राजधानी में अब तक का सबसे दिलचस्प विवाह था। पूर्व युवरागी ने राजकुमार चंद्र से विवाह किया और राजकुमार चंद्र की युवरागी बनी, जबकि उन्होंने अवंतिका राठौर के परिवार को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिससे सेनापति निवास की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इन बातों के बारे में सोचकर ही उन्हें लगा कि यह विवाह असाधारण रूप से अद्भुत है। चिंजुआंग वाटिका से अवंतिका राठौर के विवाह के संबंध में अधिकांश लोग मानते हैं कि सेनापति राठौर ने इसे खुद आमंत्रित किया है। भले ही अवंतिका राठौर साधना नहीं कर सकती, फिर भी वह उनकी बेटी है, लेकिन सेनापति राठौर हमेशा अवंतिका राठौर को लेकर शर्मिंदा रहे हैं। अपनी दो बेटियों के साथ ऐसा अलग अलग व्यवहार देखकर अवंतिका राठौर का दिल कैसे नहीं टूटा होगा। जैसे ही पटाखे फूटे, हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता छा गई। दुल्हन आ गई थी। देवव्रत और अवंतिका राठौर लोगों से घिरे हुए मुख्य कक्ष में दाखिल हुए। उनकी दो चमकीले लाल आकृतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। भले ही देवव्रत एक पहिएदार कुर्सी पर था, फिर भी हर कोई ये देखकर आहें भर रहा था कि इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली हस्ती अपाहिज है, वरना ये सच में एक अद्भुत विवाह होता। उसी समय एक तेज आवाज गूंजी, सम्राट पधार चुके हैं, युवराज पधार चुके हैं। सभी मुड़े और झुक गए।
सम्राट का स्वयं विवाह में उपस्थित होना इस विवाह के महत्व को साबित करने के लिए काफी था। उठो मेरे प्रिय प्रजाजनों, सम्राट युतियान जोर से हंसे। आज राजकुमार चंद्र और युवरागी का शुभ अवसर है, इसलिए कृपया आनंद लें। धन्यवाद महामहिम। महामंत्री ली चेंगगन इस समय बहुत अच्छे मूड में थे। आज के विवाह ने सेनापति राठौर को पर्याप्त रूप से अपमानित कर दिया था। अब जब सम्राट स्वयं उपस्थित हुए हैं तो सेनापति राठौर अभी तक नहीं आए हैं। यदि यह आरोप उन पर मढ़ दिया जाए तो यह एक गंभीर अपराध होगा। हालांकि ऊपर देखते ही ली चेंगगन ने सेनापति निवास के परिवार को सम्राट और युवराज के पीछे आते देखा और उनके चेहरे के भाव बदल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेनापति राठौर सम्राट के साथ आएंगे, ली चेंगगन ने टटोला। सम्राट युतियान हंसे। मैं राजकुमार चंद्र के निवास के सामने सेनापति राठौर से टकरा गया था, इसलिए हम एक साथ आए। ये सुनकर ली चेंगगन ने मन ही मन कोसा, ये सेनापति राठौर वाकई बहुत भाग्यशाली है। सेनापति राठौर ने भी ली चेंगगन की ओर देखा। इतने वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ली चेंगगन क्या सोच रहा था। सम्राट के उपस्थित होने पर ली चेंगगन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। अब जब सब यहाँ हैं तो विवाह शुरू किया जाए। सम्राट युतियान सबसे पहले सामने की उच्च सीट पर बैठे जो उनके लिए आरक्षित थी। विवाह में सम्राट की उपस्थिति राजकुमार चंद्र के निवास के लिए एक अद्वितीय सम्मान था। इस क्षण सभी का ध्यान नवविवाहित जोड़े की ओर चला गया। नवविवाहित जोड़े ने अभी मुख्य कक्ष में प्रवेश ही किया था कि उन्होंने सुना कि सम्राट पधार चुके हैं। हर कोई सम्राट पर केंद्रित था और दुल्हन को ठीक से नहीं देख पाया था। इसे देखकर वहां मौजूद हर कोई तुरंत विस्मय से भर गया। लोगों को अवंतिका राठौर की सुंदरता के बारे में पहले से कुछ समझ थी और अब उन्हें एहसास हुआ कि अफवाहें बहुत सरल थीं। अवंतिका राठौर सिर्फ सुंदर से कहीं अधिक है, वह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। देवव्रत हमेशा शाही राजधानी के सबसे सुंदर पुरुष के रूप में जाने जाते थे। उनके बगल में खड़ी कोई भी सुंदर महिला अपनी चमक खो देती थी, लेकिन अब अवंतिका राठौर को उनके बगल में खड़ा देखकर कोई भी यह कहे बिना नहीं रह सका कि वे स्वर्ग में बनी एक जोड़ी हैं। वाह, युवरागी कितनी सुंदर है, वह पिछले कुछ दिनों की तुलना में और भी सुंदर लग रही है। वे कहते हैं कि ली शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी है, लेकिन मेरी राय में युवरागी असली नंबर 1 सुंदरी है। उत्कृष्ट अगर मैं ऐसी सुंदरी से शादी कर सकता तो मैं खुशी खुशी अपने जीवन के 10 साल दे देता। हर कोई प्रशंसा से भरा हुआ था और उपस्थित लोगों में कई ऐसे मरीज थे जिनका इलाज अवंतिका राठौर ने किया था। युवा पीढ़ी के शाही आखेट प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने के साथ दिव्य चिकित्सालय में बेची गई औषधीय वटियों ने बहुत आवश्यक राहत प्रदान की है। यही कारण है कि हर कोई अवंतिका राठौर का इतना आभारी है। यदि अवंतिका राठौर का आगमन न होता तो वे इतनी सारी समस्याओं को कैसे हल कर पाते। युवराज विक्रम सिंह अपने सामने मौजूद उस सुंदर और पूर्ण व्यक्ति को शून्य में घूरते रहे। वह अवंतिका राठौर को 10 वर्षों से अधिक समय से जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अवंतिका राठौर को ठीक से नहीं देखा था। उनके दिमाग में अवंतिका राठौर एक ऐसी कलंक थी जो उनकी स्थिति के योग्य नहीं थी, और यहाँ तक कि उसकी सुंदरता भी काव्या राठौर की तुलना में कहीं नहीं थी। अब दीप्तिमान अवंतिका राठौर को देखते हुए काव्या राठौर उसकी बराबरी में कहीं नहीं ठहरती। ऐसी सुंदर स्त्री को उनका समर्पित होना चाहिए था, उन्हें ही यहाँ दूल्हे की सीट पर खड़े होना चाहिए था, लेकिन अब ये सब उनके लिए अप्रासंगिक है। अवंतिका राठौर के देवव्रत का होने का विचार उन्हें असहनीय घुटन और गहरे पछतावे से भर देता है। राजकुमार चंद्र के निवास पर पहुंचते ही काव्या राठौर की नज़रें तुरंत युवराज विक्रम सिंह पर जा टिकीं। युवराज विक्रम सिंह को अवंतिका राठौर को घूरते हुए देखकर उन्हें क्रोध की एक लहर महसूस हुई। अपनी नज़रों को हटाते हुए वह देखना चाहती थी कि आज अवंतिका राठौर कितनी सुंदर लग रही है कि वह युवराज को मंत्रमुग्ध कर सकी। इसे देखते ही काव्या राठौर के चेहरे के भाव बेहद बदसूरत हो गए और एक पागल जैसी ईर्ष्या उसके दिल में फैल गई। ये औरत इतने कम समय में इतनी सुंदर कैसे बन सकती है। काव्या राठौर की ईर्ष्यालु नज़रों को महसूस करते हुए अवंतिका राठौर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और काव्या राठौर को देखा। उनकी आंखें मिलीं और हवा में एक चिंगारी भड़क उठी। अवंतिका राठौर के अति सुंदर चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान धीरे धीरे फैल गई, क्योंकि उसने काव्या राठौर को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। काव्या राठौर में अब उसके लिए कोई आकर्षण नहीं बचा है। उसे लगता है कि उसकी ओर देखना भी समय की बर्बादी है। अवंतिका राठौर का रवैया देखकर काव्या राठौर थोड़ी शर्मिंदा हो गई। ये वास्तव में घृणित था। मैं महामहिम को नमन करती हूँ। देवव्रत और अवंतिका राठौर ने एक साथ सम्राट को नमन किया। हालांकि किसी ने भी देवव्रत की आंखों में तिरस्कार और प्रतिरोध नहीं देखा। सौभाग्य से दिखावा बनाए रखने के लिए उसने मौके पर ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सम्राट युतियान ने खुद को संभाला, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई, क्योंकि उन्होंने देवव्रत और अवंतिका राठौर से उपहार स्वीकार किए। दूसरी बार स्वर्ग और पृथ्वी को नमन।
ये सुनकर सेनापति राठौर का चेहरा सख्त हो गया। अब जब सम्राट आ चुके हैं तो पहले उन्हें सम्मान देना उचित है, लेकिन अगला कदम माता पिता को सम्मान देना होना चाहिए था। देवव्रत और अवंतिका राठौर वास्तव में सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करने चले गए। क्या ये हो सकता है कि उन्हें फिर से नज़रअंदाज किया गया? देवव्रत और अवंतिका राठौर ने स्वर्ग और पृथ्वी को नमन किया। पति पत्नी एक दूसरे को नमन करें। भीड़ ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि अवंतिका राठौर और सेनापति निवास के बीच का संघर्ष वास्तव में एक सुलझ न सकने वाले स्तर पर पहुंच गया है। विवाह के जुलूस के दौरान सेनापति निवास को पूरी तरह से दरकिनार करना तो एक बात थी, लेकिन अब सबके सामने इस भव्य समारोह के दौरान उन्होंने सेनापति राठौर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। यह एक स्पष्ट तमाचा है। सेनापति राठौर का चेहरा राख जैसा सफ़ेद हो गया और उनकी आस्तीनों के नीचे छिपे हाथ धीरे धीरे भींच गए। नसें उभर आईं जो उनके आंतरिक क्रोध को प्रकट कर रही थीं। क्या कृतघ्न बेटी है? सबके सामने उसे उकसाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट युतियान की नज़रें थोड़ी गहरी हो गईं। देवव्रत और अवंतिका राठौर के कार्य वास्तव में बहुत अधिक थे। क्या विवाह समारोह के दौरान दूसरा नमन माता पिता के लिए नहीं होना चाहिए? इसे क्यों छोड़ दिया गया? सम्राट युतियान धीरे धीरे बोले। उनका लहजा पहले ही देवव्रत और अवंतिका राठौर के लिए एक चेतावनी था। मुख्य कक्ष शांत था और सबकी नज़रें देवव्रत और अवंतिका राठौर पर टिकी थीं। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ये स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों कैसे प्रतिक्रिया देंगे। काव्या राठौर उत्सुकता से भरी थी, ये देखने के लिए कि अवंतिका राठौर और कितनी अहंकारी हो सकती है। हालांकि अवंतिका राठौर ने शांति से जवाब दिया, महामहिम, सच कहूं तो कुछ दिन पहले ही सेनापति राठौर ने घोषित किया था कि उन्होंने मेरे साथ अपने पिता पुत्री के रिश्ते को समाप्त कर दिया है। अन्यथा आज मैं कहीं और से विदा नहीं हो रही होती। वास्तव में देवव्रत ने जिस तरह से इस मामले को संभाला, उसकी उम्मीद तो उसे भी नहीं थी। उन्होंने नवविवाहित जोड़े के भव्य समारोह के दौरान भी सेनापति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि यह उसके लिए बिल्कुल सही था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह सेनापति निवास से पूरी तरह संबंध तोड़ लेगी। उसे ऐसे परिवार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संपर्क काटने के बाद वह खुद को बहुत सारी परेशानियों से बचाने में सक्षम होगी। अब से सेनापति निवास में किसी के पास उसे कोई भी परेशानी देने का अधिकार नहीं होगा। जैसे ही अवंतिका राठौर ने अपनी बात समाप्त की, सेनापति राठौर का चेहरा सबसे पहले बदल गया और बाकी सब लोग भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। हर कोई जानता था कि अवंतिका राठौर और सेनापति निवास के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेनापति राठौर ने अवंतिका राठौर के साथ अपने पिता पुत्री के रिश्ते को ही समाप्त कर दिया है। इसलिए अवंतिका राठौर के कार्य पूरी तरह से सही थे। चूंकि सेनापति राठौर और अवंतिका राठौर के बीच संबंध टूट चुके हैं, इसलिए उसका विवाह स्वाभाविक रूप से चिंजुआंग वाटिका से होना चाहिए, न कि सेनापति निवास से। सेनापति राठौर ने अवंतिका राठौर को गुस्से में घूरा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की सम्राट के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है। काव्या राठौर का मजाकिया लहजा अब चिंता में बदल गया था। अवंतिका राठौर का ये कदम बहुत क्रूर था, जिसने सेनापति निवास को सीधे तौर पर गलत और अनैतिक स्थिति में खड़ा कर दिया था। हालांकि लोग पहले सेनापति निवास की स्थिति पर हंसते थे, लेकिन वे कभी नहीं सोचते थे कि गलती उनकी है। अब अवंतिका राठौर की हरकतों के कारण सब कुछ सेनापति निवास की अपनी गलती बन गया है और अवंतिका राठौर अब किसी भी मुसीबत में नहीं है। सम्राट युतियान को स्पष्ट रूप से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और उनकी नज़र अनजाने में सेनापति राठौर पर जा गिरी। सेनापति राठौर, क्या युवरागी की कहानी सच है? सेनापति राठौर शर्मिंदा दिखे और एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दें। सेनापति राठौर की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई समझ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अवंतिका राठौर ने जो कहा वह सच था। यह इसलिए था क्योंकि जब मैंने अपनी होने वाली रानी को सेनापति द्वारा घर से बाहर निकालते हुए देखा, तभी मैंने चिंजुआंग वाटिका में सगाई का प्रस्ताव रखा। देवव्रत ने अचानक उपहास के लहजे में कहा, सेनापति राठौर, क्या आप दामाद के रूप में मुझसे असंतुष्ट हैं? अवंतिका राठौर मन ही मन हंसी। देवव्रत की सच्चाई को बदलने की क्षमता किसी से कम नहीं थी और जब उन्होंने पासा पलटा तो वे सारी जिम्मेदारी टालना नहीं भूले। इस बयान से हड़कंप मच गया और हर कोई आखिरकार समझ गया कि देवव्रत ने सेनापति निवास को क्यों छोड़ दिया और सीधे विवाह की तैयारी क्यों की। चूंकि सेनापति निवास उनसे संतुष्ट नहीं है, तो अगर वह उनके पास जाते तो क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं होता। सम्राट युतियान की आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखी। यदि सेनापति राठौर देवव्रत से संतुष्ट नहीं थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे उनके द्वारा तय किए गए विवाह से संतुष्ट नहीं थे? सेनापति राठौर ने देवव्रत को आश्चर्य से घूरा। उनके और देवव्रत के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन देवव्रत के शब्दों ने स्पष्ट रूप से असंतोष व्यक्त किया था। कुछ समय के लिए सेनापति राठौर ने इस पूरी बात का दोष अवंतिका राठौर पर मढ़ दिया।
अगर अवंतिका राठौर ने देवव्रत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो देवव्रत को गलतफहमी कैसे हो सकती थी। महामहिम, मैंने वे शब्द केवल गुस्से में कहे थे, न कि इसलिए कि मैं आपके द्वारा विवाह तय करने से असंतुष्ट था। सेनापति राठौर ने जल्दी से सफाई दी। यदि सम्राट के मन में मेरे प्रति कोई नकारात्मक राय विकसित हो गई तो ये बहुत बुरा होगा। हालांकि सेनापति राठौर ने जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन सम्राट युतियान के चेहरे के भाव नर्म नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने कहा, विवाह जारी रहने दो। भीड़ ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सम्राट ने इस वजह से सेनापति राठौर के खिलाफ एक द्वेष विकसित कर लिया है। समारोह के बाद अवंतिका राठौर अपनी धाई माँ के साथ दुल्हन के कमरे में पहुंची। कुछ निर्देश देने के बाद धाई माँ कमरे से बाहर चली गई, जिससे अवंतिका राठौर अंदर अकेली रह गई। अवंतिका राठौर ने राहत की सांस ली। शादी करना वास्तव में बहुत थका देने वाला काम था। इसकी तुलना में देवव्रत और भी अधिक थका हुआ होगा, क्योंकि उसे बाहर मेहमानों का मनोरंजन भी करना पड़ रहा था। मालकिन, अवंतिका राठौर का सामना अब शायद परेशानियों से होने वाला है, कालू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे उस बूढ़े व्यक्ति से बहुत पहले से नफरत थी और आज सेनापति राठौर को निरुत्तर होते देखकर उसे और भी अधिक खुशी महसूस हुई। कम से कम इस घटना के कारण सम्राट सेनापति राठौर से काफी असंतुष्ट हैं और संभवतः सेनापति राठौर को कुछ समय के लिए अपना दबदबा कम रखना होगा। गौरा की आंखें वर्धमान चंद्रमा की तरह मुड़ गईं। हर बार जब वह अपनी मालकिन पर सेनापति राठौर का गुस्से वाला विस्फोट देखती थी तो उसे निराशा की लहर महसूस होती थी। आज आखिरकार उसे अपना बदला मिल गया था। हाँ, अब से मुझे कभी उस बूढ़े आदमी का घिनौना चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कालू और गोरा फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि सगाई कुछ हद तक प्रहसन जैसी थी, लेकिन कम से कम सेनापति राठौर के पास अब अवंतिका राठौर के बारे में एक शब्द भी कहने की योग्यता नहीं थी और अंततः उनके कानों को कुछ शांति मिली थी। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि सेनापति राठौर और उसका परिवार इस समय बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा। भले ही वह जानती थी कि वह सेनापति राठौर की बेटी नहीं है, फिर भी वह दिवंगत असली अवंतिका राठौर के लिए उसके पिता के नाम का हक वापस पाना चाहती थी। मालकिन, मेज़ पर कितनी स्वादिष्ट चीज़ें हैं। कालू की नज़र मेज़ पर रखे भोजन और शराब पर टिकी थी। वास्तव में कमरे में प्रवेश करते ही वह भोजन और शराब की सुगंध से आकर्षित हो गया था। अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। आज उसका मूड विशेष रूप से अच्छा था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, खाओ। मेहमानों की देखभाल करना ऐसा काम नहीं है जो थोड़े समय में किया जा सके, इसलिए बेहतर है कि पहले अपना पेट भर लिया जाए। चांद पेड़ों की टहनियों के ऊपर उगाया था और रात पानी की तरह ठंडी थी। जब देवव्रत ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो उसने मेज़ पर फैली गंदगी देखी। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसे इस दृश्य पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार जिस महिला से उसने शादी की थी वह हर मामले में किसी भी साधारण महिला से अलग थी और यही अवंतिका राठौर का आकर्षण था। मेरी पत्नी, मैं आ गया। देवव्रत मुस्कान के साथ धीरे धीरे अवंतिका राठौर की ओर चला। देवव्रत ने स्पष्ट रूप से थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। उसके सुंदर चेहरे पर नशे के संकेत थे जो उसे उसके सामान्य रूप से थोड़ा अलग बना रहे थे। ये देखकर कि शराब पीने के बाद भी देवव्रत अपनी अपनता को छिपाना नहीं भूला, अवंतिका राठौर की आंखें प्रशंसा से भर गईं। यह आदमी वास्तव में कुछ अलग था। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, अवंतिका राठौर ने अपनी बाहें चढ़ाईं और लापरवाही से कहा। देवव्रत ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। क्या मेरी पत्नी को मुझसे बस इतना ही कहना है? वरना और क्या? देवव्रत समझदारी से मुस्कुराया। फिर उसने 2 गिलास शराब डाली और उन्हें अवंतिका राठौर के पास ले आया। उसने एक गिलास अवंतिका राठौर को देते हुए कहा, चलो हम साथ में बूढ़े हों। अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई। देवव्रत की रहस्यमयी मुस्कान को देखते हुए सोच रही थी कि क्या वह मजाक कर रहा था या गंभीर था। हम केवल सहयोग कर रहे हैं, तुम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हो, अवंतिका राठौर ने धीरे से कहा। मेरी पत्नी बहुत मज़ा बिगाड़ने वाली है, देवव्रत ने नाराज़गी का नाटक करते हुए कहा। हमारी शादी की रात, तुम्हें कम से कम कुछ उचित तो कहना चाहिए। अवंतिका राठौर ने देवव्रत के साथ और अधिक शब्दों में उलझना उचित नहीं समझा। उस व्यक्ति की बातें हमेशा अप्रत्याशित होती थीं। उसने बस उसके साथ अपना गिलास टकराया और कहा, तुम्हारे साथ व्यापार करना सुखद रहा। देवव्रत की मुस्कान और अधिक प्रफुल्लित हो गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक ही घूंट में अपने गिलास की शराब पी ली। मेरे पास एक सुंदर स्त्री हो तो इस शराब का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। क्या सेनापति राठौर और बाकी सब चले गए? अवंतिका राठौर ने धीरे धीरे और गंभीर आवाज में पूछा। तुमने सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया तो वे भला कैसे रुक सकते थे? देवव्रत ने पलटकर कहा। उन्होंने अस्वस्थ महसूस करने का बहाना बनाकर वे चले गए। तस्क तस्क, अब से मुझे डर है कि सेनापति राठौर मुझसे पूरी तरह नफरत करेंगे। बात करते हुए देवव्रत मासूमियत से अवंतिका राठौर की ओर देख रहा था। उसकी आंखें साफ और उज्ज्वल थीं।
मेरी पत्नी, तुम्हें मेरे घायल दिल को सांत्वना देनी होगी। अवंतिका राठौर हल्की सी हंसी, तुम तो हमेशा से ही काफी नफरत के पात्र रहे हो। यहाँ तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि देवव्रत इतनी दूर तक जाएगा, विवाह के समय सेनापति राठौर का जरा भी सम्मान नहीं करेगा और उसे अपनी बातों से असहज स्थिति में डाल देगा। मेरी पत्नी, तुम अन्याय कर रही हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये सुनकर अवंतिका राठौर ने बिना कुछ कहे कंधे उचकाए, लेकिन वह गहराई से प्रभावित थी। देवव्रत ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने उसकी भावनाओं का ध्यान रखा। किसी भी स्थिति में सम्राट के सामने देवव्रत के कार्यों में एक निश्चित जोखिम था। ये तथ्य कि देवव्रत ने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा करने का विकल्प चुना, बहुत कुछ बयां करता है। लंबी चुप्पी के बाद अवंतिका राठौर ने धीरे से कहा, धन्यवाद। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर आज सम्राट वहां उपस्थित होते और उससे सेनापति राठौर को सम्मान देने के लिए कहते, तो वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि तब स्थिति और भी अधिक कठिन हो जाती। देवव्रत की गहरी, समुद्र जैसी आंखों में एक चमक कौंधी और अचानक उसके होठों पर एक समझदार मुस्कान आ गई। मेरी देवी, अब जब तुम मेरी रानी हो तो ऐसी औपचारिकताओं की क्या जरूरत। जैसा कि कहावत है, वसंत की रात बहुत छोटी होती है। हमारे लिए यहाँ गपशप करना बर्बादी होगी। क्यों न हम कुछ अधिक अर्थपूर्ण करें। देवव्रत के शब्द बेहद अर्थपूर्ण थे। अवंतिका राठौर थोड़ी शर्मा गई। अपनी शादी की रात वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि सामान्य जोड़े क्या करेंगे। वास्तव में देर हो चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। अवंतिका राठौर ने हल्के से सिर हिलाया। देवव्रत की आंखों में प्रत्याशा की चमक थी और वह तुरंत बिस्तर पर जाकर आराम करने के लिए तैयार हो गई। मेरी पत्नी सही है, हमें आज वास्तव में अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। देवव्रत ने अच्छी तरह शब्द पर जोर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हालांकि अगले ही पल अवंतिका राठौर ने देवव्रत की ओर 2 रजाइयां फेंकी, उसकी मुस्कान और भी सुरुचिपूर्ण और आकर्षक हो गई। तुम्हें आज रात जमीन पर सोना होगा, इसलिए कृपया थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अवंतिका राठौर बिस्तर पर लेट गई, अपनी क्रियाओं से सब कुछ साबित कर दिया। अवंतिका राठौर की हरकतों को देखकर देवव्रत ने अपने हाथों में मौजूद 2 रजाइयों को देखा। उसके होंठों पर एक लाचार मुस्कान फैल गई, लेकिन उसकी आंखों में दुलार और स्नेह की झलक थी। ये देखकर कि देवव्रत बिना एक शब्द कहे जमीन पर लेटने चला गया, अवंतिका राठौर राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। 2 जीवन जीने के बाद भी उसके पास इसका कोई अनुभव नहीं था। आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए अवंतिका राठौर को लंबे समय तक नींद नहीं आई। शायद इसलिए क्योंकि वह यश भवन के सख्त लकड़ी के बिस्तर पर बहुत लंबे समय तक सोई थी कि उसे इतने मुलायम बिस्तर की आदत नहीं थी। या शायद उस कमरे में जहां वह सोती थी, कभी किसी पुरुष के होने का कोई संकेत नहीं था। मेरी पत्नी सो नहीं पा रही हैं, क्या इसलिए कि लाल मोमबत्ती की रोशनी बहुत तेज है। देवव्रत के चिंतित शब्द अचानक बिस्तर के नीचे से आए और अवंतिका राठौर चौंक गई। फिर उसने सिर हिलाया। ये लाल मोमबत्तियां बहुत तेज हैं, मुझे इनकी आदत नहीं है। वह थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वास्तव में देवव्रत के आसपास होने के कारण वह सो ही नहीं पा रही थी। कमरा अंधेरा हो गया और देवव्रत ने लाल मोमबत्तियां बुझा दीं। मेरी पत्नी अब अंततः कुछ आराम कर सकती हैं। धन्यवाद, अवंतिका राठौर ने जवाब दिया। फिर वह चुप हो गई। खैर, उसने फैसला किया कि आज रात वह नहीं सोएगी और कल अच्छी तरह से आराम कर लेगी। तभी अवंतिका राठौर ने अचानक बाहर हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। हालांकि कदमों की आहट बहुत हल्की थी, लेकिन एक साधक के रूप में उसकी सुनने की क्षमता असाधारण थी और उसने लगभग तुरंत ही उन्हें सुन लिया। इतनी रात गए, उनके दरवाजे के बाहर कौन दबे पांव घूम रहा होगा। जैसे ही अवंतिका राठौर ये देखने के लिए बाहर जाने वाली थी कि इतनी चालाकी कौन कर रहा है, अचानक एक आकृति ने उसे मजबूती से दबा दिया। अवंतिका राठौर ने आश्चर्य में हौंफते हुए आवाज निकाली, लेकिन देवव्रत ने उसका मुंह ढांक लिया, जिससे आवाज बाहर नहीं निकल पाई। देवव्रत अवंतिका राठौर के कान के करीब झुका और फुसफुसाया, दीवारों के भी कान होते हैं। ये सुनकर अवंतिका राठौर का तनावपूर्ण शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बाहर के लोग शायद सम्राट द्वारा भेजे गए थे। वह अभी भी देवव्रत की वास्तविक पहचान नहीं जानती थी, लेकिन वह निश्चित थी कि सम्राट देवव्रत से सतर्क रहते थे। जहां तक नाजायज बच्चे के दावे की बात है, देवव्रत की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद उसने पूरी तरह से उस अफवाह को खारिज कर दिया था। अवंतिका राठौर ने देवव्रत को देखा और उसे हटने का इशारा किया। ये व्यक्ति उसे कब तक दबाए रखने का इरादा रखता था। हालांकि देवव्रत विशेष रूप से भारी नहीं था, लेकिन आमने सामने की उनकी यह मुद्रा बहुत ही स्पष्ट थी। मेरी पत्नी, तुम कितनी सुंदर हो। देवव्रत की आवाज़ थोड़ी हांफती हुई और भारी थी, क्योंकि वह अपने सामने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को घूर रहा था और एक अजीब सी भावना उसके दिल में फैल रही थी। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, जिससे कमरे में धुंधली परछायां बन रही थीं, जिससे एक दूसरे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना संभव था।
धुंधली सुंदर रोशनी ने उस मोहक वातावरण को और बढ़ा दिया। अवंतिका राठौर थोड़ा अवाक रह गई। ये पहली बार था जब उसने देवव्रत को इतने करीब से देखा था। वह स्पष्ट रूप से देवव्रत की सांसें महसूस कर सकती थी, जो गर्म और हल्की सी खुजली वाली थीं, जिससे वह अपनी गर्दन सिकोड़ने पर मजबूर हो गई। वे गहरी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रही थीं, जो आकाश के सितारों की चमक को भी मात दे रही थीं। उनकी नज़रें मिलीं और उस पल वे लगभग बाहर के लोगों के बारे में भूल गए। उनकी आंखें केवल एक दूसरे पर टिकी थीं। कमरा बेहद शांत था। अवंतिका राठौर स्पष्ट रूप से अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी, धक धक, जिसने उसकी सामान्य शांति को भंग कर दिया था। मेरी राय में राजकुमार चंद्र पूरी तरह ठीक हैं। राजकुमारी ली जैसी सुंदरी को कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन कोई हलचल क्यों नहीं है? बाहर दो पुरुष दीवार से टिके थे, अंदर से आ रही आवाज़ों को सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये काम क्यों सौंपा गया था, लेकिन चूंकि यह ऊपर से आदेश था तो वे केवल वही कर सकते थे जो कहा गया था। देवव्रत ने बिस्तर के तख्ते पर थाप दी, जिससे थोड़ी आवाज़ हुई। आवाज़ सुनकर बाहर के दोनों पुरुषों ने समझदारी भरी मुस्कान दी। ऐसा लगा कि वे अंततः अपनी रिपोर्ट दे सकते थे। जैसे जैसे उनके कदमों की आवाज़ दूर होती गई, अवंतिका राठौर ने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि वह उन दो लोगों से निपटने में कामयाब रही थी। अब तुम नीचे उतर सकते हो। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए अवंतिका राठौर को देखा। पत्नी, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। हालांकि कमरा मंद रोशनी से भरा था, फिर भी उसने अवंतिका राठौर के थोड़े लाल पड़े चेहरे को देख लिया और उसके दिल में अचानक कोमलता की भावना उमड़ पड़ी। अवंतिका राठौर का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। वह अपने चेहरे पर बढ़ती गर्मी को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने जिद्दीपन से कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। और देवव्रत ने अपनी लंबी बाहें चढ़ाईं और जानबूझकर अपनी आवाज़ का अंतिम शब्दांश खींचते हुए कहा, तो बात ऐसी है। अभी के अभी नीचे उतरो, अवंतिका राठौर ने गुस्से में कहा। वह पहले उसे बिस्तर से धक्का देने वाली थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं ज्यादा शोर हो जाए और बाहर खड़े दो लोगों को सतर्क न कर दे। दूसरी बात यह थी कि यह व्यक्ति इतना मजबूत था कि वह उसे हिला तक नहीं पा रही थी। अवंतिका राठौर को इस रूप में देखकर देवव्रत की मुस्कान और गहरी हो गई। अवंतिका राठौर आमतौर पर शांत और संयमित दिखाई देती है, इसलिए यह पहली बार था जब उसने उसे इतना क्रोधित देखा था। फिर भी उसे यह असाधारण रूप से प्यारा लग रहा था। अगले ही पल अवंतिका राठौर को चकित करते हुए देवव्रत का सुंदर चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसने तुरंत देवव्रत के शरीर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह पहाड़ की तरह अडिग था। ये व्यक्ति बस उसका मजाक उड़ा रहा था। जैसे ही देवव्रत का चेहरा अवंतिका राठौर को छूने वाला था, अवंतिका राठौर ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसकी गर्म सांसें एक बार फिर अवंतिका राठौर की गर्दन पर पड़ीं। हालांकि देवव्रत द्वारा बोले गए शब्दों ने उसकी कान की बालियों, कान के निचले हिस्से को लाल कर दिया। मेरी पत्नी, तुम कितनी प्यारी हो, देवव्रत ने ईमानदारी से कहा। अवंतिका राठौर वास्तव में बहुत प्यारी थी, जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगर तुम जल्दी नीचे नहीं उतरे तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाली हूं, अवंतिका राठौर ने दांत पीसते हुए कहा। इस व्यक्ति की उसे हंसने की हिम्मत कैसे हुई? उसे ऐसा सबक सिखाना था जिसे वह भूल न सके। देवव्रत के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसने अवंतिका राठौर के घुटनों को हल्का सा मुड़ते हुए महसूस किया। ये छोटी सी महिला वास्तव में बहुत क्रूर है। अचानक देवव्रत के होंठ एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुड़ गए। उसने अवंतिका राठौर की कमर को पकड़ा, उसे पलट दिया और अब अवंतिका राठौर उसके ऊपर थी। मेरी पत्नी, तुम बहुत क्रूर बन रही हो। अवंतिका राठौर अचानक देवव्रत द्वारा गले लगाए जाने पर एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने तुरंत दोनों हाथों से देवव्रत पर हमला किया। यह आदमी बहुत घृणित है। ये देखकर कि अवंतिका राठौर गंभीर थी, देवव्रत ने तुरंत अवंतिका राठौर का हाथ पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। इसके साथ ही देवव्रत ने अपने हाथ छोड़ दिए, जिससे अवंतिका राठौर उसकी पकड़ से बाहर आ गई। देवव्रत का विनम्र व्यवहार देखकर अवंतिका राठौर ने ठंडी सांस भरी और इस व्यक्ति के साथ तर्क करना बंद करने का फैसला किया। वास्तव में वह बेहद निराश थी। यदि ये तथ्य न होता कि साधना करते हुए उसे बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, तो वह इस व्यक्ति द्वारा दबाई नहीं जाती। जैसे ही वे दोनों चंचल रूप से झगड़ रहे थे, अवंतिका राठौर का जेड लॉकेट रत्न पेंडेंट उसके कपड़ों से फिसल गया और इसे देखते ही देवव्रत की नज़रें पूरी तरह से जम गईं। मेरी देवी, तुम्हें ये जेड पेंडेंट कहाँ से मिला? देवव्रत की बातों में हल्का सदमा सुनकर अवंतिका राठौर की आंखों में एक चमक कौंध गई। देवव्रत के शब्दों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह जेड पेंडेंट के बारे में जानता था। अपनी पहचान के इस प्रतीक को प्राप्त करने के बाद से उसने जेड पेंडेंट पहना था, इस उम्मीद में कि भविष्य में वह अपने जैविक माता पिता को ढूंढ सकेगी। एक जेड पेंडेंट का टुकड़ा बहुत मायने नहीं रखता। उसकी राय में इस जेड पेंडेंट के माध्यम से अपने माता पिता को ढूंढना बहुत कठिन होगा।
अचानक मेरे ठीक बगल में कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेड पेंडेंट के बारे में जानता था। क्या तुम इस जेड पेंडेंट के बारे में जानते हो? अवंतिका राठौर ने पूछा। देवव्रत ने अवंतिका राठौर को गहराई से देखा और कहा, यह जेड पेंडेंट एक पारिवारिक प्रतीक चिन्ह है। मैं विंध्य साम्राज्य में इस जेड पेंडेंट को देखकर आश्चर्यचकित था। पारिवारिक प्रतीक चिन्ह? अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई। कौन सा परिवार? लान परिवार, देवव्रत ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उनके स्तर का कोई भी व्यक्ति इस जेड पेंडेंट को लान परिवार के रूप में पहचान लेगा, यह कोई रहस्य नहीं है। अजीब बात तो यह है कि यह जेड पेंडेंट अवंतिका राठौर के हाथों में कैसे आया। चूंकि यह एक पारिवारिक प्रतीक चिन्ह है, तो यह निश्चित रूप से कुछ बेहद मूल्यवान होना चाहिए। इसके अलावा केवल लान परिवार के प्रत्यक्ष सदस्यों के पास ही यह जेड पेंडेंट होता है, इसका किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में पड़ना बहुत अजीब होगा। लान परिवार, अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। विंध्य साम्राज्य में लान परिवार नाम का कोई परिवार नहीं है। मैं विंध्य साम्राज्य के किसी लान परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आर्यावर्त महाद्वीप के शीर्ष पर स्थित साधना करने वाले महान कुल लान परिवार की बात कर रहा हूँ, देवव्रत ने भारी आवाज में कहा। अवंतिका राठौर गहरे सदमे में थी। अपने पिछले जीवन में एक कुलप्रमुख के रूप में वह स्वाभाविक रूप से महाद्वीप के शीर्ष पर साधना करने वाले महान कुलों के बारे में जानती थी। एक महान कुल की नींव कितनी दुर्जय और भयंकर होती है। तार्किक रूप से देखा जाए तो किसी महान कुल के व्यक्ति को विंध्य साम्राज्य जैसी छोटी जगह पर नहीं आना चाहिए, खासकर तब जब उसके माता पिता का शायद शिकार किया जा रहा था, जो कि लगभग असंभव है। अवंतिका राठौर को सोच में अपनी आंखें नीची करते हुए देखकर देवव्रत की गहरी समुद्र जैसी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई दी। अकेले अवंतिका राठौर के पास लान परिवार का प्रतीक चिन्ह होना ही लान परिवार से उसके संबंध को साबित करने के लिए काफी है, अन्यथा वह इसे अपने गले में क्यों पहनती? मेरी देवी, क्या आपका लान परिवार से कोई संबंध है? देवव्रत ने धीरे से पूछा। उसके सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता दिखाई दे रही थी। अवंतिका राठौर ने ऊपर देखा। धुंधली चांदनी देवव्रत के सुरुचिपूर्ण और दोषरहित चेहरे पर पड़ रही थी और वह स्पष्ट रूप से देवव्रत के भावों को देख सकती थी। एक लंबे विराम के बाद अवंतिका राठौर बोली, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? देवव्रत की आंखें धीरे धीरे बदलीं और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। चूंकि हमारी शादी हो चुकी है, हम पहले से ही एक परिवार हैं, इसलिए तुम बेशक मुझ पर विश्वास कर सकती हो। ये देखकर कि देवव्रत अभी भी इस समय ऐसी अविश्वसनीय बातें कर रहा था, अवंतिका राठौर का इस व्यक्ति से बात जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और वह मुड़कर जाने लगी। देवव्रत ने उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, अवंतिका राठौर घूमकर फिर से उसके सामने आ गई। उसका शरीर अब उसके और भी करीब था। मैं सच कह रहा हूँ। देवव्रत ने अवंतिका राठौर की आंखों में देखा। उसकी नज़र कोमल थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। देवव्रत ने अपने शब्द एक प्रतिज्ञा की तरह कहे, जो उसके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को उजागर कर रहे थे। अवंतिका राठौर की नज़र धीरे धीरे बदली और उस पल उसने देवव्रत की आंखों में वह दृढ़ संकल्प देखा। यही कारण था कि उसने ये सवाल पूछा था। हालांकि देवव्रत के साथ उसका रिश्ता जटिल है, फिर भी उसे विश्वास है कि देवव्रत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी कभी किसी के लिए अपना दिल खोलने के लिए आपको किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, बस दोनों लोग एक दूसरे को भरोसेमंद मान लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना या पूछना है तो तुम मुझे बता सकती हो। देवव्रत मुस्कुराया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अवंतिका राठौर के होंठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वास्तव में मैं सेनापति राठौर की बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर यहाँ तक कि देवव्रत की आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में भी भावनाओं की हलचल मच गई। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था। उसने अवंतिका राठौर की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। वह अपने आदमियों की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये तथ्य कि वे भी कुछ पता लगाने में सक्षम नहीं थे, ये दर्शाता था कि इस मामले को कितनी अच्छी तरह से गुप्त रखा गया था। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराई। मुझे इस बारे में तभी पता चला जब मैंने सेनापति निवास छोड़ा था, उन चीज़ों से जो मेरी माँ पीछे छोड़ गई थी। जहाँ तक इस जेड पेंडेंट की बात है, जब मेरी माँ मुझे घर लाई थी तब यह मेरे गले में लटका हुआ था। अगर तुमने इस जेड पेंडेंट को नहीं पहचाना होता तो मुझे आज भी पता नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। लान परिवार की बेटी, यह विचार तुरंत देवव्रत के दिमाग में आया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह असंभव था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि लान परिवार कितना विशाल और शक्तिशाली था। इतने बड़े परिवार का कोई बच्चा ऐसे कैसे पीछे छूट सकता है? सेनापति की पत्नी तुम्हें घर वापस कैसे लाई थी? देवव्रत ने फिर पूछा। अवंतिका राठौर ने देवव्रत को उस समय की घटनाएं सुनाई और वह खुद भी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहती थी। खून से लथपथ, देवव्रत ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। लान परिवार हमेशा से शक्तिशाली रहा है।
यहाँ तक कि पूरे आर्यावर्त महाद्वीप में ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं हैं जो लान परिवार का मुकाबला कर सकें। परिवार के बच्चों का ऐसी दयनीय स्थिति में गिरना असंभव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अवंतिका राठौर के पास लान परिवार का जेड पेंडेंट कैसे हो सकता है? अचानक देवव्रत की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे कुछ याद आ गया। मेरी देवी, क्या ये सच है कि तुम उस समय साधना नहीं कर सकती थीं? अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। तो ऐसी क्या वजह थी कि तुम शुरू में साधना नहीं कर सकती थीं? अब तक हर कोई केवल यही जानता था कि अवंतिका राठौर एक अयोग्य इंसान कलंक थी जो साधना नहीं कर सकती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका शरीर किसी शारीरिक समस्या, नाड़ियों मेरिडियन की समस्या या किसी अन्य चीज से पीड़ित था। अवंतिका राठौर ने देवव्रत का आकलन किया। उसे लगा कि देवव्रत शायद कुछ जानता था, अन्यथा वह अचानक ऐसा सवाल नहीं पूछता। मेरा डेंटियन नाभि चक्र टूट गया था, अवंतिका राठौर ने सच सच जवाब दिया। जब उसे पहली बार इसके बारे में पता चला तो उसे यह बहुत अजीब लगा था। इस दुनिया में ज्यादातर अयोग्य काया शरीर या नाड़ियों में रुकावट के कारण होती हैं। डेंटियन का टूटना किसी गंभीर चोट के लगने के बाद ही होना चाहिए। वह उस समय इतनी छोटी थी, इसलिए तार्किक रूप से कोई भी उसके साथ इतनी क्रूरता नहीं कर सकता था। अंततः अवंतिका राठौर का जवाब सुनकर देवव्रत के चेहरे के भाव काफी बदल गए और उसके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर सदमे की एक झलक दिखाई दी। मेरे टूटे हुए डेंटियन का मेरी पृष्ठभूमि से क्या लेना देना है? देवव्रत की नज़रें थोड़ी गहरी हो गईं और उसने धीरे से कहा, मुझे उस समय लान परिवार में हुई एक सनसनीखेज घटना याद आ रही है। परिवार के भीतर एक बड़ा संघर्ष हुआ था और लान परिवार के कुलप्रमुख के सबसे लाडले और सबसे छोटे बेटे ने परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उसने न केवल परिवार के कुछ सदस्यों को मार डाला, बल्कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ लान परिवार को भी छोड़ दिया था। अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई। यदि लान परिवार में वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था तो क्या वह इस घटना का उस समय बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिससे लान परिवार को काफी नुकसान हुआ था। लान यूनक्सियाओ हमेशा लान परिवार के अगले कुलप्रमुख बनने के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। लान परिवार के साथ उनका विवाद एक समय बहुत ही हैरान करने वाला था, लेकिन ये लान परिवार का एक गुप्त रहस्य था। लान परिवार द्वारा जानबूझकर जानकारी को दबाने के कारण ज्यादातर लोग केवल घटना के परिणाम को जानते थे, इसके पीछे के कारणों को नहीं। तुम्हारा मतलब है कि मैं लान यूनक्सियाओ की बेटी हो सकती हूँ? अवंतिका राठौर ने पूछा। देवव्रत ने विचार करते हुए कहा, यह असंभव नहीं है। तुम्हारा जेड पेंडेंट लान परिवार का ही है। ये प्रतीक चिन्ह लान परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए आरक्षित है और कभी भी बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ सकता। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता का शिकार किया जा रहा था और उन्हें मुझे सेनापति निवास पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अवंतिका राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या लान परिवार के लोग ही मेरे माता पिता का शिकार कर रहे थे? मैं उस समय छोटा था और हालांकि मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे बहुत अधिक विवरण नहीं पता हैं। देवव्रत ने धीरे से आह भरी। मैं इस मामले की जांच के लिए किसी को भेजूंगा। धन्यवाद। अवंतिका राठौर ने देवव्रत की मदद से इनकार न करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वह भी उस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन देवव्रत की मदद से वह इस मामले को बेहतर ढंग से समझ सकती है। हालांकि देवव्रत ने अपने दिल में एक अभूतपूर्व भारीपन महसूस किया। अगर अवंतिका राठौर की पहचान सच में ऐसी है, तो क्या अवंतिका राठौर के दुश्मन पूरा लान परिवार नहीं होंगे? हालांकि उसने अवंतिका राठौर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके व्यक्तित्व को देखते हुए एक बार जब वह तथ्यों की पुष्टि कर लेगी तो वह निश्चित रूप से बदला लेना चुनेगी। जब वह समय आएगा तो मुझे डर है कि यह असाधारण रूप से दुखद होगा। उस रात और कोई बात नहीं हुई। अवंतिका राठौर लान परिवार के विचारों में डूबी हुई थी। प्रतीक चिन्ह के संबंध में हालांकि वह अभी भी खबर के बारे में अनिश्चित थी, लेकिन लान यूनक्सियाओ के बारे में जानने के बाद उसे एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि यह उसकी पृष्ठभूमि का मूल था। उसे विश्वास था कि लान यूनक्सियाओ बिना किसी कारण के लान परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे वे और बर्दाश्त नहीं कर सके। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ लान परिवार छोड़ने का विकल्प चुना। उसने शुरू में सोचा था कि उसके माता पिता आम लोग थे और अगर उनका शिकार भी किया जा रहा था तो भी किस्मत अच्छी होने पर उनके बचने की संभावना हो सकती थी। अब जबकि हम जानते हैं कि उसके माता पिता का शिकार लान परिवार द्वारा किया जा रहा था, लान परिवार की अपार शक्ति को देखते हुए यदि वे अपनी पूरी ताकत लगा देते तो उनके जीवित बचने की संभावना बेहद कम होगी। भले ही उसे इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं थी कि उस समय क्या हुआ था, फिर भी वह कल्पना कर सकती थी कि यह कितना दुखद रहा होगा। वे उसे कभी भी ऐसे पीछे नहीं छोड़ते जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न किया गया हो। देवव्रत भी पूरी रात नहीं सोया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अवंतिका राठौर की पहचान ने उसे बहुत चौंका दिया था।
यहाँ तक कि यह खबर कि वह सेनापति राठौर की जैविक बेटी नहीं थी, उसे इस खबर से अधिक नहीं चौंका सकती थी कि वह लान परिवार की बेटी थी। इसके पीछे के कारण निश्चित रूप से सरल नहीं थे। जैसे ही भोर हुई, वे दोनों जल्दी उठ गए, क्योंकि उन्हें सम्राट और महारानी का आभार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले महल में प्रवेश करना था। इस बीच राजकुमार चंद्र के विवाह की खबर सड़कों और गलियों में फैल गई और सेनापति राठौर के निराश होकर जाने ने हर किसी को गहराई से प्रभावित किया। तो बात यह है कि सेनापति राठौर ने ही सबसे पहले युवरागी के साथ अपने पिता पुत्री के रिश्ते को तोड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि युवरागी का विवाह चिंजुआंग वाटिका से हुआ। मेरी राय में सेनापति राठौर इस समय मन ही मन बहुत पछता रहे होंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवरागी इतनी उत्कृष्ट होंगी। उनकी तुलना में काव्या राठौर सच में युवरागी की बराबरी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ अगर वह साधना में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है? वह अभी भी एक दुष्ट नागिन है। सेनापति निवास का मुद्दा सबसे अधिक चर्चित विषय बन गया है। अवंतिका राठौर के अस्तित्व के कारण सेनापति निवास ने हमेशा बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अब जबकि अवंतिका राठौर इतनी उत्कृष्ट हो गई है, तो सेनापति निवास और भी अधिक हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गया है। मैंने अपने छोटे मालिक से सुना है कि युवरागी वास्तव में शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी है। कल राजकुमार चंद्र का विवाह हुआ था और मेरे छोटे मालिक समारोह में भाग लेने गए थे। सही बात है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वास्तव में मुझे लगता है कि युवरागी महामंत्री की बेटी ली युयुए से अधिक सुंदर हैं। ये बात सच है, युवरागी सबसे सुंदर महिला हैं। जब अवंतिका राठौर महल से अपने निवास पर लौटी तो शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी का खिताब उसे पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन अवंतिका राठौर इससे पूरी तरह अनजान थी। मैं अब आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। अवंतिका राठौर ने देवव्रत को वापस भेज दिया, जो बस आने ही वाला था। कल अपनी शादी के समय से लेकर अब तक वह इतनी थक चुकी थी मानो वह किसी लड़ाई में शामिल रही हो। मेरी पत्नी, मैं भी आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। देवव्रत उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। अवंतिका राठौर मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, अगले कमरे में जाओ कृपया। मेरी देवी, ये वह कमरा है जहां हम सोएंगे। देवव्रत ने स्पष्ट, उम्मीद भरी आंखों से अवंतिका राठौर की ओर देखा। अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तो क्या मैं अगले कमरे में जाऊं? पिछली रात इस आदमी ने उस पर हंसा था और वह ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगी। ठीक है, मैं ही अगले कमरे में चला जाता हूं। देवव्रत ने लाचारी से कंधे उचकाए और जिस दरवाजे को वह धक्का दे रहा था उसे छोड़ दिया। चर्र, अवंतिका राठौर ने बिना किसी झिझक के दरवाज़ा बंद कर दिया और राहत की सांस ली। अंदर वापस आना बहुत आरामदायक था। देवव्रत ने मुस्कान के साथ घर की ओर देखा, फिर अगले कमरे में चला गया। अगर अवंतिका राठौर यहाँ आती तो उसे पता चलता कि दोनों कमरे लगभग एक जैसे ही सजाए गए थे। देवव्रत ने उसकी शादी से बहुत पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। देवव्रत ने ताली बजाई और श्याम तुरंत घर में दाखिल हुआ, झुककर बोला, युवा मालिक, किसी को मेरी मदद के लिए भेजो ताकि लान परिवार की जांच की जा सके। लान यूनक्सियाओं के मामले को गुप्त रखा जाना चाहिए और दूसरों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। देवव्रत ने भारी आवाज में कहा, उसके सुंदर चेहरे पर कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा था। श्याम देवव्रत की बातों से उलझन में था। उनका कभी लान परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा था, तो फिर युवा मालिक अचानक लान परिवार की जांच करने के बारे में क्यों सोच रहे थे? देवव्रत के भावों को देखकर, हमेशा युवा मालिक के साथ रहने के कारण, वह अच्छी तरह जानता था कि युवा मालिक इस समय बहुत गंभीर थे और उसने तुरंत देरी करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुरंत इसे संभालता हूँ। श्याम के जाने के बाद देवव्रत की नज़र गहरी और दूर थी। अगर यह सब सच था तो अवंतिका राठौर को खुद को कैसे संभालना चाहिए? इतनी शक्तिशाली ताकत का अकेले सामना करना अवंतिका राठौर के वश के बहुत बाहर था और वह खुद को अवंतिका राठौर के बारे में चिंता करने से नहीं रोक पा रहा था। अवंतिका राठौर ने आराम नहीं किया, बल्कि तुरंत अपनी साधना शुरू कर दी। मूल रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि शाही आखिर प्रतियोगिता करीब आ रही थी और वह जल्द से जल्द अपनी साधना में सुधार करना चाहती थी ताकि वह शाही आखिर प्रतियोगिता में अपना नाम बना सके। कल लान परिवार के बारे में जानने के बाद उसकी साधना करने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। लान परिवार जैसी विशाल ताकत के सामने यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो उसे बोलने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अब जबकि उसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है, वह खुद को कोई पछतावा नहीं करने देगी और इस सब के लिए पहली शर्त ताकत होना है। 3 दिन बाद अवंतिका राठौर ने राजकुमार चंद्र के निवास से दिव्य चिकित्सालय जाने की तैयारी की। विवाह के कारण वे तीनों दिव्य चिकित्सालय नहीं गए थे, लेकिन आज जाने का समय था। हालांकि जैसे ही अवंतिका राठौर जाने वाली थी, उसके पीछे देवव्रत की आवाज़ गूंजी, क्या मेरी पत्नी दिव्य चिकित्सालय जा रही है? अवंतिका राठौर मुड़ी और देखा कि देवव्रत पहिएदार कुर्सी पर बैठा घर से बाहर आ रहा था और आधी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। हाँ,
देवव्रत अवंतिका राठौर के पास आया, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी और बोला, पत्नी, आज मौसम अच्छा है, क्यों न हम एक साथ खरीदारी करने चलें। ये सुनकर अवंतिका राठौर ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। देवव्रत के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी, तो वह अचानक उसके साथ बाहर जाने का विचार क्यों लाएगा। अब चूंकि तुम युवरागी हो, तुम्हारे रोजमर्रा के कपड़े बहुत सादे हैं, तुम कुछ और कपड़े क्यों नहीं ले लेती। भले ही तुम उन्हें आम दिनों में न पहनना चाहो, लेकिन महल में जाते समय तुम उन्हें पहन सकती हो। तुम्हारा क्या विचार है। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए पूछा। अवंतिका राठौर को तब एहसास हुआ कि चाहे जो भी हो, वह अब राजकुमार चंद्र की पत्नी थी और उसकी छवि का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ खास अवसरों पर उसका बहुत सादे कपड़ों में जाना वास्तव में अनुचित होगा। ठीक है, अवंतिका राठौर ने उत्तर दिया। श्याम ने देवव्रत की पहिएदार कुर्सी को आगे बढ़ाया, जबकि अवंतिका राठौर देवव्रत के बगल में चल रही थी, और वे तीनों शाही राजधानी की हलचल भरी मुख्य सड़क पर पहुंच गए। कई लोगों ने अवंतिका राठौर और देवव्रत को पहचान लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी छवि इतनी विशिष्ट है कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। देखो, राजकुमार चंद्र और युवरागी एक साथ बाहर आए हैं। ऐसा लगता है कि राजकुमार चंद्र और युवरागी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, अन्यथा वे एक साथ बाहर नहीं घूम रहे होते। युवरागी वास्तव में शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हैं, उनकी हर एक हरकत बेहद खूबसूरत है। भीड़ की चर्चा सुनकर देवव्रत ने अपनी भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य से कहा, शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी। महामहिम शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन अब हर कोई कहता है कि शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी युवरागी ही हैं। श्याम आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। पहले शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी का खिताब काव्या राठौर और ली युयुए के बीच मंडरा रहा था, लेकिन जब से युवरागी सामने आई हैं, ये खिताब निर्विवाद रूप से उनके नाम हो गया है। अवंतिका राठौर ने पहले देविका को इसका जिक्र करते हुए सुना था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह खिताब वास्तव में उसे मिल जाएगा। ये लोग सच में बहुत उबाऊ हैं। देवव्रत ने अपने बगल में शांत और संयमित अवंतिका राठौर की ओर देखा। सुनहरी धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे वह एक सुनहरी चमक से दमक रही थी। बिना श्रृंगार के भी वह अभी भी सुंदर और अलौकिक थी, जो अपनी हर चाल में लालित्य और आकर्षण बिखेर रही थी। शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी वास्तव में इस नाम के योग्य है। अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई और उसने देवव्रत को देखा। उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर उसे लगा कि यह उसके लिए एक सच्ची तारीफ थी। क्या सबसे खूबसूरत महिला होने से पेट भरता है? इसे बस एक मजाक समझो, अवंतिका राठौर ने उदासीनता से कहा। उसे इस खिताब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ये सिर्फ एक खोखला नाम था। निशांत वस्त्रालय शाही राजधानी का सबसे शानदार कपड़ों का स्टोर है, जो अमीर परिवारों की युवा महिलाओं और अधिकारियों दोनों के बीच बहुत पसंदीदा है। इसके दाम अन्य कपड़ों की दुकानों की तुलना में बहुत अधिक होने के बावजूद यह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। जब अवंतिका राठौर और देवव्रत निशांत वस्त्रालय पहुंचे, तो वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार चंद्र और युवरागी, जो वर्तमान में इतनी लोकप्रियता का आनंद ले रहे हैं, यहां आएंगे। राजकुमार चंद्र के निवास पर सम्राट की व्यक्तिगत उपस्थिति ने राजकुमार चंद्र के रुतबे को कुछ हद तक बढ़ा दिया था। कम से कम ये साबित कर दिया था कि राजकुमार चंद्र अभी भी सम्राट के दिल में एक निश्चित महत्व रखते हैं, अन्यथा वे कभी भी समारोह में शामिल नहीं होते। भले ही राजकुमार चंद्र को अक्सर परेशान किया जाता है, लेकिन केवल राजकुमारों और उच्च कुलीनों में ही ऐसा करने की हिम्मत होगी, अन्य लोग कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। निशांत वस्त्रालय की मालकिन वेई निशांत ने तुरंत उनका अभिवादन किया। राजकुमार चंद्र, युवरागी, आपके आने से हम धन्य हो गए। ऐसा लगता है कि आप युवरागी के लिए एक पोशाक चुनने यहाँ आए हैं, है ना? ये वेई निशांत की राजकुमार चंद्र और युवरागी से पहली मुलाकात थी। हालांकि राजकुमार चंद्र पहिएदार कुर्सी पर थे, लेकिन उनकी पीठ अभी भी सीधी थी और उनमें कोई निराशा के संकेत नहीं थे। उनका सुंदर रूप तो किसी से छिपा नहीं था, और उनके द्वारा बिखेरा गया सुरुचिपूर्ण स्वभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि यह राजकुमार चंद्र उस राजकुमार चंद्र से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में अफवाह थी कि हर कोई उसे परेशान करता है। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती थी। बस यह अफसोस की बात थी कि वह अपने पैरों से अपाहिज था, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी का एक गौरवान्वित व्यक्ति होता। देवव्रत हल्का सा मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मेरी देवी, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? देवव्रत की आवाज़ कोमल थी, और अवंतिका राठौर को देखते समय उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वह अपनी प्रेमिका को देख रहा हो। फिर उसने वेई निशांत से कहा, कृपया आप अपना काम जारी रखें, हम खुद देख लेंगे। ये सुनकर वेई निशांत ने झुककर कहा, बहुत अच्छा, यदि महामहिम या युवरागी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बेझिझक बुला लें। निशांत वस्त्रालय अंततः शांत हो गया। फिर अवंतिका राठौर ने दुकान में रखे कपड़ों के चारों ओर देखा।
कपड़े और कारीगरी सभी बेहतरीन दर्जे के थे। कोई आश्चर्य नहीं कि निशांत वस्त्रालय इतना लोकप्रिय था। इस क्षण निशांत वस्त्रालय में एक और आकृति प्रकट हुई, जो महामंत्री निवास की सबसे बड़ी कन्या और अब होने वाली युवरागी ली युयुए थी। निशांत वस्त्रालय में अवंतिका राठौर को देखकर ली युयुए की नज़रें तेज हो गईं और उसके सुंदर चेहरे पर नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। अवंतिका राठौर अपने कपड़े चुन रही थी। उसकी पहली पसंद अभी भी एक सादी सफ़ेद पोशाक थी। हालांकि राजकुमार चंद्र की युवरागी के रूप में वह भविष्य में निश्चित रूप से कई बार महल में आती जाती रहेगी। हर बार केवल सफ़ेद पहनना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ अन्य रंगों के कपड़े भी चुने। अचानक अवंतिका राठौर की नज़र एक सफ़ेद पोशाक पर पड़ी। वह पोशाक बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जो आड़ू के कुछ फूलों से सजी थी। वह अव्यवस्थित नहीं लग रही थी, बल्कि उससे ताजगी का एहसास झलक रहा था। चिंजुआंग वाटिका के आड़ू के फूलों के बारे में सोचते हुए अवंतिका राठौर की आंखों में एक मुस्कान फैल गई। ये वह पोशाक थी जिस पर उसकी नज़र थी और जिससे वह सबसे अधिक संतुष्ट थी। जैसे ही अवंतिका राठौर ने उस लंबी पोशाक को उठाया, एक पतली बाँह भी उसी पोशाक पर आ पड़ी। अपनी भौहें हल्की सी चढ़ाते हुए अवंतिका राठौर ने उलझन में अपने बगल की महिला को देखा और पाया कि ली युयुए उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थी। मुझे ये पोशाक चाहिए। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ली युयुए की आवाज़ एक अकथनीय प्रभुत्व से भरी थी, जिसने अवंतिका राठौर के लिए विरोध की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अवंतिका राठौर के होंठों पर धीरे धीरे एक मनमोहक मुस्कान फैल गई। देवी ली, ऐसा लगता है कि यह पोशाक पहले मेरे हाथों में थी, इसलिए यह मेरी है। ये देखकर कि अवंतिका राठौर ने उसे मना करने की हिम्मत की, ली युयुए का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने कहा ये पोशाक मेरी है और यह मेरी है। मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ी कन्याली इतना दबंग व्यवहार करती हैं। अवंतिका राठौर शांत और संयमित रही। हालांकि ये दबंग रवैया मेरे सामने बेकार है। अपने दाहिने हाथ का थोड़ा सा जोर लगाते हुए अवंतिका राठौर ने सीधे पोशाक को अपने हाथ में ले लिया। भले ही यह महिला अभिमानी होना चाहती है, फिर भी उसे सही व्यक्ति चुनना होगा। अवंतिका राठौर कभी भी ऐसी इंसान नहीं है जिससे कोई भी आसानी से पंगा ले सके। कमीनी ली युयुए ने अपनी आवाज़ ऊंची की, मैं युवरागी हूँ, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? हे। अवंतिका राठौर हल्की सी हंसी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। सबसे बड़ी कन्याली, ये सच है कि तुम्हारी युवराज से सगाई हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है और तुम केवल भविष्य की युवरागी हो। शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है ना? एक युवती को अधिक संयमित होना चाहिए। अवंतिका राठौर ने लापरवाही से ली युयुए की ओर देखा, जिसका अर्थ स्वयं स्पष्ट था। ली युयुए सन रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अवंतिका राठौर यह बात उठाएगी। वास्तव में उसकी अभी युवराज से शादी नहीं हुई थी, बल्कि वह केवल भविष्य की युवरागी थी। अवंतिका राठौर के अहंकारी व्यवहार को देखकर वह तुरंत नाराज हो गई। मूल रूप से काव्या राठौर का चेहरा बिगड़ने के बाद वह शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी बन गई थी, लेकिन अवंतिका राठौर अचानक प्रकट हुई और उसका खिताब चुरा लिया। ये वास्तव में घृणित था। भले ही पहले उसकी केवल काव्या राठौर से दुश्मनी थी और अवंतिका राठौर से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि अवंतिका राठौर काव्या राठौर से भी अधिक नफरत के लायक है। चाहे जो भी हो, मैं भविष्य की युवरागी हूँ और तुम महज एक सामान्य युवरागी राजकुमार की पत्नी हो। तुम्हारी मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं महामहिम युवराज को तुमसे निपटने के लिए नहीं कह सकती? इस समय ली युयुए केवल अवंतिका राठौर को नीचा दिखाना चाहती थी। पिछले 2 दिनों में उसने शाही राजधानी की नंबर 1 सुंदरी का खिताब खो दिया था और उसे लगा कि हर कोई उसे अलग नज़रों से देख रहा है। कुछ अधिकारी परिवारों की युवतियां जिनके साथ उसकी नहीं बनती थी, वे आमतौर पर उसका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती थीं। वह आज पहले से ही खराब मूड में थी और खुद को खुश करने के लिए कुछ कपड़े खरीदने की उम्मीद में निशांत वस्त्रालय आई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसी इंसान से टकराएगी जिसने उसे सबसे ज़्यादा परेशान किया था, अवंतिका राठौर। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने किसी भी कीमत पर अवंतिका राठौर को दबाने का मन बना लिया था और उसे यह समझाना चाहती थी कि असली मुर्गी कौन है और असली राजहंस कौन। सबसे बड़ी कन्याली, आपने खुद ही कहा, ये सब भविष्य की बातें हैं। जब आप सच में युवरागी बन जाएं, तब वापस आना और मुझसे ये बातें कहना। अवंतिका राठौर बिना किसी जल्दबाजी के कपड़े हाथ में लिए आगे बढ़ गई। वह अन्य पोशाकें भी देखना चाहती थी। अवंतिका राठौर, तुमने अपनी हद पार कर दी है। ली युयुए ने अपना पैर पटका। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अवंतिका राठौर, जिसने स्पष्ट रूप से एक अपाहिज राजकुमार से शादी की थी, अभी भी इतनी अभिमानी कैसे हो सकती है। सभी को लगा था कि अवंतिका राठौर उदास होगी, लेकिन वह अभी भी अहंकारी और आत्मसंतुष्ट थी, जिसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। सबसे बड़ी कन्याली, अगर आपको इस तरह कक्षाओं की तरह कोसना पसंद है, तो मुझे खेद है कि मेरी पसंद आप जैसी नहीं है।
ये सुनकर ली युयुए का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अवंतिका राठौर ने वास्तव में उसे कर्कशा कहने की हिम्मत की। एक गरिमामयी भविष्य की युवरागी एक कर्कशा है। ली युयुए और अवंतिका राठौर के बीच के हंगामे ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। निशांत वस्त्रालय आमतौर पर काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ आने वाले अधिकांश लोग एक निश्चित रुतबे और पद वाले होते हैं। जब सभी ने ली युयुए और अवंतिका राठौर को एक साथ देखा तो वे समझ गए कि कुछ नाटक होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सुना था कि ली युयुए महामंत्री निवास में सबसे सुंदर महिला का खिताब खोने पर मन ही मन कुढ़ रही थी। अवंतिका राठौर और ली युयुए के बीच के टकराव को देखकर लोगों ने मन ही मन अवंतिका राठौर की और भी अधिक प्रशंसा की। जब युवरागी ने अपना मुंह खोला तो ली युयुए विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। विशेष रूप से उसका लहजा और तौर तरीके, ली युयुए उसकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि ली युयुए ने ही अवंतिका राठौर के साथ परेशानी शुरू की थी, लेकिन अब इसके बजाय अवंतिका राठौर ने उसे सबक सिखा दिया था। देखो, ली युयुए का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया है। चूंकि वह भविष्य की युवरागी बन गई है, ली युयुए हाल ही में एक मोरनी की तरह खुद को दिखा रही है और जिससे भी मिलती है उसे महामहिम युवराज के साथ अपनी सगाई की डींगे मारना चाहती है। मुझे ये हास्यास्पद लगता है। युवरागी वास्तव में असाधारण हैं। ली युयुए को इस बार उसके टक्कर की कोई मिल गई है। हर कोई तमाशा देखने के लिए वहां था क्योंकि ऐसा नाटकीय दृश्य एक दुर्लभ अवसर था और वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बात कैसे समाप्त होगी। ली युयुए लंबे कदम भरते हुए अवंतिका राठौर के पास गई। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसका अहंकार छिपा नहीं था। अवंतिका राठौर, अगर तुमने आज इस पोशाक को यहाँ नहीं छोड़ा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम निशांत वस्त्रालय से जिंदा बाहर न जा सको। निशांत वस्त्रालय में इतने सारे लोगों के होते हुए अगर आज यहाँ उसकी इज्जत चली गई तो वह फिर कभी किसी का सामना कैसे कर पाएगी। क्या तुम मेरी पत्नी को धमकी दे रही हो? अचानक एक गहरी, आकर्षक आवाज़ गूंजी, लेकिन इसमें न जाने क्यों ठंडक का एहसास भी था। ली युयुए अवाक रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि देवव्रत की नज़रें उसी पर टिकी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवव्रत इस समय बोलेगा और उसके चेहरे के भाव थोड़े शर्मिंदा हो गए। हालांकि ली युयुए ने जल्दी ही अपना घमंडी व्यवहार वापस पा लिया। हाँ, बिल्कुल सही, अगर वह आज मुझसे माफ़ी नहीं मांगती तो मैं तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ली युयुए ने देवव्रत को भी इसमें घसीट लिया। वह देवव्रत की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह सिर्फ एक महत्वहीन राजकुमार था। पूर्व में महामहिम युवराज को इस आदमी को परेशान करने में मजा आता था, तो वह ऐसे व्यक्ति से क्यों डरेगी। महामंत्री निवास की सबसे बड़ी कन्या इतनी घमंडी और बदतमीज इंसान है। आज मैंने सच में कुछ नया देखा। देवव्रत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी गहरी, समुद्र जैसी आंखों में नाराजगी चमक उठी।